नमस्कार, कैसे हैं सारे लोग? सब बढ़िया हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इससे पहले की क्लासेस में हमने बेसिक हरूफ जो हैं हमारे, बेसिक अल्फ़ाबेट्स जो हैं हमारे, उनके ऊपर बात की हमने। अलिफ से लेके बढ़िए तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद उनको तोड़ के शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, उनके ऊपर हमने बातचीत की। ठीक, अलग अलग अक्षर को हमने 3 या 4 शॉर्ट फॉर्म में तोड़ के लिखने की कोशिश की, और आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी बढ़िया वाली। जहाँ पे समझ नहीं आता, वीडियो को रोक के बढ़िया से फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन स्किप कुछ मत करिएगा। मैं इतना बताऊँ आपको, स्किप कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि हमारा ये जो सीरीज चल रहा है, ये सिर्फ किसके लिए है? जो बच्चे इससे पहले उर्दू नहीं पढ़े हैं, उनके लिए है। तो हम लोगों का कोशिश रहेगा कि जिसने कभी उर्दू नहीं सीखा है, उसको भी हम उर्दू में बेसिक टू एडवांस लेकर जाएंगे। अब इससे पहले की क्लासेस में हमने जैसे अलिफ से बढ़िए तक, अलिफ से लेके बढ़िए तक के सारे अक्षरों को पढ़ा, उनकी शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर भी हमने बात की, जैसा आपने देखा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि है प्लस है बराबर हिकमन, जो हमारे पास एक अक्षर आया था, इस हिकमन के साथ अलिफ से बढ़िए तक के 37 अक्षरों में से 15 जुड़ते हैं, जो कि इस हिकमनी के साथ जुड़ के नए अक्षर क्रिएट होते हैं। जैसे बे के साथ जुड़ेगा तो भा बनेगा, पे के साथ जुड़ेगा तो फा बनेगा, ते के साथ जुड़ेगा तो था बनेगा, वैसा करके। ठीक, तो वो भी हम पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ना है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि जो हमने अब तक पढ़ा, उसका लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक हिसाब से आप मैराथन ही समझ लो, जो पिछले 3-4 लेक्चर्स में हमने बेसिक्स और शॉर्ट फॉर्म लिखी थी, उनको मैंने एक ही लेक्चर में एक चार्ट बना के जो है आपके लिए लाया है। आपने देखा उसको। ठीक, तो अब एक दिन का बीच में गैप हम लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब तक हमने जितना पढ़ा, उतना उसको एक बार रिवाइज करने का मौका आपको मिल जाएगा बढ़िया से। इसलिए मैंने जो लास्ट क्लास में आपके लिए एक चार्ट में पूरे अक्षरों को जो है लिखा है, और उनकी शॉर्ट फॉर्म भी लिखी है। मतलब कि उससे पहले के 4 लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा था, तो लास्ट क्लास में मैंने आप तक एक ही चार्ट में सारे अक्षर और शॉर्ट फॉर्म को लिख के आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब आप एक दिन बीच में गैप लेके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए जो है हम एक दिन रखते हैं। और आज की क्लास में मैं एक स्ट्रेटजी पे बात करने वाला हूँ। कौन सी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे हम, कि जब आपका एनटी का पेपर, जीएस पेपर क्वालिफाई हो जाता है, तो उसके बाद फिर सिलेक्शन में किसका सबसे बड़ा रोल है? उर्दू का ही रोल है। जैसा कि अगर 120 मार्क्स का आपका जीएस का पेपर है, जर्नल पेपर है, 120 मार्क्स का जर्नल पेपर है, तो 120 में से मान के चलिए 100 प्लस करते हैं आप, 100 प्लस करते हैं आप, और आपको लग रहा है कि आप लोगों का सिलेक्शन अब नहीं रुक सकता, क्योंकि रिटन में मार्क्स अच्छे आ गए हैं, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? उर्दू की ओर आएंगे। और उर्दू में अगर आप 100 में से 40 मार्क्स नहीं ला सकते, तो ये 100 मार्क्स किसी काम के नहीं। ठीक, सिलेक्शन
खत्म हो जाएगा। और अगर आपने 100 में से 40 ले लिए, ये 40 आपने ले लिए, या 40 प्लस, जरूरी नहीं है 40 ही लेने हैं, मिनिमम 40 चाहिए, उससे ऊपर आप कितने भी ले सकते हैं। तो फिर आपका ये 100 का पूरा वैल्यू होगा और आपको क्या मिलेगा, सिलेक्शन मिल जाएगा। तो इसलिए आज मैं इस वाले जो ये मैं एक लेक्चर लेके आया हूँ, मैंने कहा इसमें थोड़ा स्ट्रेटजी डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास इसी में हम बातचीत करेंगे। और कल की क्लास में मैं आपको जो बचे हुए 15 अक्षर, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, ये वाला है प्लस है बराबर हिकमन के साथ जुड़ने वाले 15 अक्षरों से जो नए अक्षर हम क्रिएट करेंगे 2 का जोड़ करके, ठीक, दो चश्मी है के साथ अलग अलग लफ्जों अक्षरों को जोड़ के, अलग अलग हरूफ जोड़ के, अल्फाबेट जोड़ के जो हम नए हरूफ बनाने वाले हैं, इन जो तभी तो हम हरूफ तहजी बोलते हैं, जब हिज्जा करके कोई हर्फ बने उसको बोलते हैं हर्फ तहजी, ठीक। तो उन 15 के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन आज फिलहाल जो हमने अब तक पढ़ा है, अलिफ से बढ़िए तक टोटल कंप्लीट किया है हमने, शॉर्ट फॉर्म के साथ कंप्लीट किया है, और उसको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा बीच में आपको ये आज का दिन मतलब रहेगा। इस दिन आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ये आपके लिए रिवाइज के लिए एक दिन रहा, इसलिए मैंने सोचा कि क्लास एक मतलब लाइव आना ज़रूरी है। आपसे बातचीत कर लेते हैं कि हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगा इस पेपर को पास करने के लिए, उर्दू के पेपर को पास करने के लिए। स्ट्रेटजी क्या होगा, स्ट्रेटजी में देखो भाई, सबसे पहले जैसा कि सिलेबस की बात हम करें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा सिलेबस में। हमारे पास होगा पैसेज, ठीक है, पैसेज होगा। उसके बाद ये पैसेज को क्या बोलेंगे, इक्तबास, अलफ का ते बेलफा, इक्तबास होगा। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन होंगे, इस पैसेज पे ऊपर क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पैसेज के ऊपर क्वेश्चन होंगे। बड़ा सा पैसेज लिखा होगा, पैसेज बेस्ड हमारे पास 20 क्वेश्चन होंगे जो कि एमसीक्यू सीरीज में होंगे। इसी पैसेज में से 20 सवाल निकाले होंगे, हर सवाल के आगे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको एक टिक करना है। तो पैसेज हम अच्छे से पढ़ पाएंगे तब ही होगा ना। बस अगर हमने उर्दू को पढ़ना सीख लिया, हमने रीडिंग कैपेसिटी हमारी अच्छी हो गई, तो मान के चलिए भैया 20 नंबर आपके जेब में हैं, सीधे सीधे 1 नंबर भी नहीं कट सकता। अगर हम पैसेज को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो 20 के 20 मार्क्स हमारे जेब में आ सकते हैं। क्योंकि इतना मुश्किल पैसेज नहीं रहेगा कि जिसमें कोई खाली उर्दू लिखा हो, जो कि मतलब किसी अच्छा जिसको उर्दू आए, पीजी करा हो या कोई उर्दू का टीचर हो, वही निकाल सकता है, बाकी कोई आम निकाल नहीं सकता। सिर्फ आपको उर्दू पढ़ना चाहिए, एकदम आम जबान में, सिंपल लैंग्वेज में ये पैसेज होता है। किसी भी बात के ऊपर हो सकता है, कोई भी इशू उठा के पैसेज बना सकते हैं, वो आपको पता ही है। और उसके ऊपर 20 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास, और 4 ऑप्शन का आपको एक ऑप्शन टिक लगाना है जो कि इसी पैसेज में लिखा होगा। आप पैसेज अच्छे से पढ़ेंगे, 5-6 मिनट लगा के पैसेज पढ़ दिया, ठीक है, या तो 10 मिनट लगा के पैसेज पढ़ा, और 5-10 मिनट के अंदर अगर आप 20 मिनट के अंदर भी 20 मार्क्स ले रहे हैं ना, तो कोई गलत बात नहीं होगी। आप 20 मिनट लगा लीजिए, लेकिन ये कब होगा, जब आपको उर्दू अच्छे से पढ़ना आएगा। अब हमारा उर्दू का सीरीज जो चल रहा है, जो बैचेस हम शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, हमारा 0 से चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बेसिक से एडवांस की ओर हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, बेसिक से एडवांस की ओर। क्योंकि हमारे जम्मू डिवीजन की यही मांग है, हमारे जम्मू डिवीजन की यही मांग है कि बेसिक से अगर कहीं उर्दू हो तो हम सीख सकते हैं, क्योंकि
हमारे जम्मू डिवीज़न का जो स्टूडेंट है वो जीएस में एडवांस से अच्छे से मेहनत करता है, नहीं मानता, अच्छा स्कोर कर सकता है, लेकिन बाहर होने के चांस, सिलेक्शन रुकने के चांस सिर्फ उर्दू से हो सकते हैं। उर्दू से इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उर्दू के बेसिक्स क्लियर नहीं है जम्मू डिवीज़न में हमारे बहुत सारे भाइयों को, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे और पेपर होने तक अगर आप लोग कंटिन्यूटी में रहते हैं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको पता है कि यार मेरा जीएस अच्छा है, मैं 100 प्लस स्कोर कर सकता हूं, मैं 100 प्लस स्कोर 120 में से 120 में से आप अगर 100 प्लस कर सकते हैं ना, तो भैया आपको उर्दू पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको उर्दू पढ़ने के लिए आना चाहिए। मतलब टाइम वेस्ट मत करिए, आप 1-2 घंटा आप दिन का उर्दू को दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जीएस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पेपर 1 में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो फिर वो स्कोर का कोई फायदा नहीं है, आपको उर्दू पास करना ही पड़ेगा, चाहे वो पटवारी का पेपर हो या नायब तहसीलदार का पेपर हो। इसलिए जरूरी बनता है कि आप लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए उर्दू की तरफ तवज्जो दें, ठीक। उर्दू को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि एक चांस बनना होता है लाइफ में, हमेशा चांस क्रिएट करने पड़ते हैं। चांस आप क्रिएट भी करोगे ना तो तब भी मिलेगा ना, फिर जरूरी थोड़ी ना कि डायरेक्टली कोई चांस मिल गया और कर लिए, ठीक। तो आप उर्दू सीखोगे तो वो आपने एक चांस क्रिएट किया, अगर आप उर्दू नहीं सीखोगे तो वो चांस ही नहीं मिलेगा आपको, सीधी सी बात है। तो और ऐसे ना, अगर उर्दू नहीं आता तो फालतू का पेपर देने का जरूरत नहीं है, खुद को ऐसे ही डिमोरलाइज हो जाता है इंसान के, यार 100 प्लस स्कोर किया था और साला उर्दू नहीं आया और मैं सिलेक्शन से बाहर हो गया। तो इससे जरूरी क्यों ना है कि आप टाइमली उर्दू सीखना शुरू कर लें। क्योंकि देखो हम लोग अगर देखो जैसे एस्से में पैसेज की बात की मैं अगर रोज आपको एक पैसेज करवा दूं, ठीक है, 10 दिनों में 10 पैसेज की प्रैक्टिस करवा लूं, उसके बाद अगर मैं आपको मजमून मतलब एस्से, मैं अगर आपको 10-15 एस्से लिखा दूं, एस्से की प्रैक्टिस करा दूं, उसके बाद मैं आपको खत लिखना सिखा दूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दरख्वास्त, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करवा दूं, ठीक, वर्ड सिखाऊं, क्या फायदा जब तक आपको अंग्रेजी का ABC A to Z नहीं पता होगा, क्या आप इंग्लिश पढ़ना सीख पाओगे? नो, ठीक है। जब तक आपको अल्फाबेट नहीं आएंगे तब तक आप पढ़ना सीख पाओगे? नो। जब तक आपकी रीडिंग कैपेसिटी, जब आपकी रीडिंग नहीं होगी तो क्या आप पैसेज सॉल्व कर पाओगे? नो। रीडिंग नहीं होगी तो क्या आप उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाओगे, ट्रांसलेट कर पाओगे? नो। अगर आपको रीडिंग नहीं आएगी, राइटिंग नहीं आएगी, उर्दू लिखना नहीं आएगा, तो इंग्लिश में जो पैसेज आपने पढ़ा, इंग्लिश में जो पैसेज आपने पढ़ा, इंग्लिश का पैसेज जो आपने पढ़ा, उसको क्या आप उर्दू में ट्रांसलेट कर पाओगे? नो, ठीक। इंग्लिश वाला पैसेज क्या आप उर्दू में ट्रांसफर कर पाओगे, ट्रांसलेट कर पाओगे? नो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में तो आपने पढ़ लिया, तो उसके बाद जो आपकी समझ में आया, जो आपके दिमाग ने कैप्चर किया उस पैसेज से, तो उसको आपने अपनी भाषा में, अपने लफ्जों में, उर्दू में बयान करना है। क्या बयान कर सकते हैं? आपका अंदाज़ बयान जीरो होगा, नहीं कर सकते, ठीक। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमें उर्दू पढ़ना और लिखना सीखना है। क्या करना है? उर्दू पढ़ना और लिखना सीखना है, ठीक। तो पढ़ना और लिखना हम कैसे सीखते हैं भाई? सबसे पहले हमें बेसिक अल्फाबेट A to Z पता होने चाहिए, ठीक। उसके बाद जब हमें पढ़ना आ जाएगा तो फिर हम पैसेज भी निकाल लेंगे, हम ट्रांसलेशन भी कर लेंगे, उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू,
क्योंकि एक पैसेज उर्दू में भी होगा जिसको आपने पढ़ना है और इंग्लिश में लिखना है, तो उर्दू वाले को आपको रीडिंग कैपेसिटी होगी, आप पढ़ पाओगे तो तब ही तो उसको समझ पाओगे और फिर इंग्लिश में बयान करोगे ना। और जो इंग्लिश टू उर्दू करना है तो इंग्लिश में तो पढ़ लोगे, लेकिन लिखना आएगा तो तभी तो उर्दू में कर पाओगे, तभी तो समझ के उर्दू में लिख पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि उर्दू पढ़ना और लिखना दोनों सीखना है हमें, दोनों सीखना है हमें, ठीक। तो कैसे सीखेंगे? वो बेसिक से आगे के लिए चलेंगे। बेसिक से आगे के लिए कैसे चलेंगे? पीछे 4 क्लासों में 5 क्लासों में बताया हुआ है। 4 क्लासों में तो बहुत स्लो तरीके से मैंने पढ़ाया। 5 जो इससे पहले की जो क्लास, लास्ट क्लास जो हमारी है, उसमें मैंने आपको एक ही उसमें करवाया है सारा, वो आपने देखा होगा, जैसा कि अच्छा लगा होगा आपको कि एक ही चार्ट के अंदर अलिफ से बड़ी तक सारे अक्षरों को मैंने बयान किया है। जिन जिन की शॉर्ट फॉर्म थी उनको तोड़ के लिखने की वैसे ही प्रैक्टिस की है, अलग अलग डब्बे बनाए हुए हैं और ठीक से, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता तो हर एक अक्षर के ऊपर हिंदी में लिखना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि हिंदी में अगर बे है तो हिंदी में बे लिख दो, ये भी पता कर दो कि बाकी आवाज देता है, ठीक। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको सीखने में जल्दी होगी, जल्दी सीख लोगे, ठीक। ये कोई नया फार्मूला नहीं है हमारा उर्दू सिखाने का, ये कोई नया फार्मूला नहीं है और ये कोई हमने ही इजाद नहीं किया है। उर्दू या कोई भी लैंग्वेज बेसिक तरीके से ऐसे ही सिखाई जाती है, इसी तरीके से सीख सकता है इंसान। आपने बचपन में जब इंग्लिश सीखी थी कैसे सीखी थी? डायरेक्ट पढ़ना सिखा दिया था या ABC सिखाया था पहले, ठीक। हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी लेक्चर आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, पहले से चलते हैं, जिसमें डायरेक्टली आपको ऐसे लिखाना शुरू कर देंगे, है ना, डायरेक्ट ऐसे, डायरेक्ट ऐसे हैं भाई। उसके बाद डायरेक्ट आपको वो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लेटर लिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन लिखाई जा रही है, ठीक है। डायरेक्ट आपको पैसेजेस करवाए जा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपको, आप लोगों को लगता होगा कि हाँ यार सिलेबस तो यही है, आप लोगों को लगता होगा स्पेशली जम्मू डिवीजन के हमारे बच्चे को कि भाई सिलेबस तो हाँ भैया यही है, ऐसे है सिलेबस में, भाई बंदा ऐसे करवा रहा है। करते क्या हो आप? सारे नक्शे उतारते हो। समझ नहीं है कि कुछ शब्द अगर जुड़ के कोई अक्षर, कोई अक्षर जुड़ के अगर कोई शब्द बन रहा है, हर्फ जुड़ के अगर कोई लफ्ज बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है? बस सिर्फ देखते हो, नक्शे उतारते हो तो बोलते हो उर्दू की प्रैक्टिस कर रहे हैं भैया, ठीक। बाद में पेपर देते हो फिर बोलते हो इतना टफ पेपर हाफ रहा, मैं ही समझ नहीं लगी। कैसे समझ आएगा भाई? बेसिक पता है नहीं, अलिफ से बुढ़िए तक शॉर्ट फॉर्म का पता नहीं, प्रैक्टिस किया नहीं, 2 हरफी जोड़ का पता नहीं, जबर जेरी पेशू का पता नहीं, तस्दीद का पता नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर 2 चश्मी अक्षरों का पता नहीं, ठीक। शुरुआत में जोड़ करना, हिज्जा करने का पता नहीं, प्रोनाउंसिएशन का पता नहीं, तलफ़्ज़ बना नहीं सकते, जोड़ कर नहीं सकते, ठीक है। और कुछ लोग ठीक है वो भी अच्छा करते हैं, अब हम किसी को वो नहीं कर सकते कि कोई अच्छा नहीं पढ़ाता कोई बुरा पढ़ाता है, उनकी भी अच्छी स्ट्रेटजी है ये, लेकिन उन बंदों के लिए है। डायरेक्ट वाला काम उन बंदों के लिए है। किन बंदों के लिए भैया? जिन बंदों को एटलीस्ट 10th तक जिन्होंने उर्दू पढ़ा होगा, ठीक, उनको तकरीबन पढ़ना लिखना आ जाता है, उन्होंने बस एक पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। उन्होंने प्रैक्टिस करना है इससे राइटिंग का, लेटर के पैटर्न फॉलो करने हैं, फॉर्मेट क्या है लेटर लिखने का, एप्लीकेशन का, वो चीज देखनी है, पैसेज को जल्दी सॉल्व करने का कैसे क्या प्रोसेस है वो चीज सीखनी है उन्होंने, वो प्रैक्टिस की बात है। लेकिन हमारे यहाँ में तो जम्मू डिवीजन तो का अपना तो भाई सारा बच्चा जो भी है उसको तो उर्दू बहुत कम आता है, बहुत कम लोगों को उर्दू आता है। यहाँ पे तो स्कूलों में कोशिश करते भी हैं उर्दू सिखाने की, लेकिन बच्चा कम तवज्जो दे पाता क्योंकि वैसा माहौल ही नहीं है, सोसाइटी नहीं है, ठीक है। आपके अगल बगल में कोई उर्दू नहीं पढ़ता, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई उर्दू नहीं पढ़ता तो आप भी नहीं पढ़ेंगे भाई, माहौल पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अब ऑन द स्पॉट जरूरत पड़ गया, पेपर सामने आ गया, इतना बड़ा गेस्टेड पोस्ट है साला नायब तहसीलदार का, ठीक है, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गेस्टेड पोस्ट पे देखो KS लोग लगते हैं, रेवेन्यू तो उनको भी सबको नहीं मिलता, लकी पर्सन होगा जो एज ए तहसीलदार अपॉइंट हो गया कहीं, अदरवाइज
बहुत मुश्किल रहता है। अगर 100 सिलेक्शन हुआ केस का तो बिना चुना 2-4 बंदे को तहसीलदारी मिलेगी, बाकी को कोई टूरिज्म में फंसा देगा, कोई फाइनेंस में फंसा देगा, कोई इधर उधर फंसा देगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा पोस्ट है नायब तहसीलदार का जो डायरेक्ट आपको एंटी जो है या ये डायरेक्ट आपको गैजेटेड रैंक में बैठा रहा है रेवेन्यू में। ठीक है, और कोई ट्रांसफर नहीं है, नायब तहसीलदार से ज्यादा तहसीलदार बन जाओगे, फिर एसडीएम बनोगे, हाई लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलो जाओगे, एसीआर एडिशनल डीसी तक। वो डिपार्टमेंट का देखता है कि बंदे का सर्विस कितना कैसा क्या आगे। लेकिन मोटे तौर पे एक बात बताऊं कि डायरेक्टली आपको रेवेन्यू मिल रहा है एज ए गेजेटेड ऑफिसर और बिना मेंस लिखने के एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देके और हल्का सा उर्दू 2 महीने लगा दो अगर, तो नौकरी आपके जेब में। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि क्या खुबिया बैठा रखा है, उर्दू नहीं सीखा जाएगा, उर्दू नहीं। अरे क्या है, कौन कह रहा है नहीं उर्दू सीखा जाएगा? कैसे नहीं सीख सकते? लास्ट बैच का नायब तहसीलदार का पेपर जो था उसमें कुछ लोगों को मैंने मतलब जिनका 100+ स्कोर था, साथ में कुछ की कैटेगरी भी थी, वो लोग इंस्टीट्यूट में गए पढ़ने के लिए, उनको वहां पे डायरेक्ट ऐसे लिखाया जाने लगा, लेटर लिखाया जाने लगा, ये तो प्रैक्टिस कराने लगे, पैसेजेस का एप्लीकेशन डायरेक्ट। उन्होंने बोला भैया हमें तो बेसिक नहीं आता यार, कुछ भी नहीं आता, ये तो गलती से पेपर पास हो गया, इससे अच्छा पास ही नहीं होना चाहिए था, ये तो हम नहीं कर पाएंगे उर्दू इस तरीके से। आप हमें तो बोला बेसिक से तो भाई टाइम लगेगा, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो वो इंस्टीट्यूट छोड़ के आ गए। हम तो उस टाइम यूनिवर्सिटी होते थे, हमारे को अप्रोच किया कोई दोस्त था हमारा बीच में, उन्हीं में से कहता भाई कुछ कोशिश करे यार, पेपर में अच्छे मार्क्स आ गए थे, इस उर्दू को सीख लेते यार। मैं कहा देखो साजी, कोई उतने खास माने ताने मास्टर तो हम है नहीं, लेकिन इतना है कि अगर पढ़ोगे तो इस पेपर को पास करने लायक का बता दूंगा। ठीक, इतना है कि पढ़ना और लिखना आपको सिखा दूंगा। ठीक है, पढ़ना और लिखना आपको सिखा दूंगा। लेकिन अब देखो, कोई अगर मुझे बोले ना कि मैं उर्दू में परफेक्ट हूँ, लिटरेचर में कोई 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता। डिक्शनरी का यूज जो सीनियर प्रोफेसर होते हैं उनको भी करना ही पड़ता है। लिटरेचर में कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात। जो लोग कहते हैं कि हम लिटरेचर में 100% परफेक्ट हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई किसी काम में 100% परफेक्ट नहीं होता। हाँ, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, इतना बेस्ट दे सकते हैं कि एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। पढ़ना और लिखना आपको अच्छे से सिखा सकते हैं, हमने सिखाया है, हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, तो 2-2.5 महीने हमने लगाए, यही तरीका अपनाया। मैंने कहा भैया भाई आपको तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा, बेसिक सीखना पड़ेगा। बेसिक जब मैंने उनको सिखाया, अलिफ बे का पहचान किया अच्छे से, अलिफ से बड़ी तक 2 चश्मी है वाले अक्षरों का पहचान किया ठीक से, 2 हरफी जोड़ शुरू किया, जबर जेरी पेशू का कंसेप्ट बताया, तस्दीद का कंसेप्ट बताया। ठीक है, 2nd क्लास की जम्मू कश्मीर बोर्ड का 2री का उर्दू भारस्तान उर्दू, जम्मू कश्मीर बोर्ड का 3री क्लास का उर्दू भारस्तान 3री क्लास का। ठीक है, फिर 5वीं का उर्दू पढ़ाया। जब 5th का उर्दू पढ़ना शुरू कर गए उस लेवल का, तो फिर मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखाना शुरू किया। तब फिर मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, अब ऐसे में जैसे हम बात करें ऐसे में कौन कौन सा ऐसे लिखाया, उसमें लिखा हुआ था कि सोशल इशू के ऊपर कोई ऐसे होने चाहिए, तो मैंने ऐसे लिखा दिया भाई, जहेज एक समाजी लानत, एक ऐसे ये लिखाया मैंने। फिर लिखाया बढ़ती आबादी, बढ़ती आबादी पे ऐसे लिखाया। उसके बाद में क्या लिखाया, ये उनको लिखाया था और आपको भी लिखाने वाला हूं। स्ट्रेटजी प्लान क्या है हमारा कि भाई जब हम शॉर्ट फॉर्म सीख लिए, जोड़ करना सीख लिए, हिज्जा करना सीख लिए, पढ़ना सीख लिए, तो पढ़ना जब हम पढ़ना सीखेंगे उसके बाद ऐसे लगाएंगे। ये डायरेक्ट जाके मतलब कि धोखाधड़ी वाली बात नहीं है भैया हमारे पास। आपको तो लगेगा कि सिलेबस हो रहा यही है सिलेबस में, लेकिन आपको बेसिक पता नहीं है, पढ़ोगे कैसे, सीखोगे कैसे। मेरा काम आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ाना है, ना कि आपका टाइम वेस्ट करने का। उर्दू अगर मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आपका जीएस पेपर क्लियर है और आपको सिलेक्शन लेना है। मैं आपको सिलेक्शन देने के लिए उर्दू पढ़ा रहा हूं, आपको धोखा नहीं कर रहा आपके साथ। ठीक, अरे भाई कैसा उस्ताद है जिसको पता है कि भाई इस बंदे को अलिफ बे आता नहीं है, बड़ी तक पता नहीं है, 2 चश्मी का पता नहीं है, चला कोई
जोड़ करने का नहीं पता, हिज्जे का नहीं पता, और डायरेक्ट आप लोग ऐसे लिखा रहे हैं, एप्लीकेशनें लिखा रहे हैं। ये तो उन बच्चों के लिए जिनको 10 तक उर्दू पता, उनको हल्का सा प्रैक्टिस करना है। जिसको नहीं आता है वो क्यों पागल हो रहा है वहां पे, ठीक है ना। आपको तो बेसिक से सीखना चाहिए। फिर बच्चों का भी गलती रहता है, बच्चों को उस्ताद साहब को बोलना चाहिए कि उस्ताद साहब आप डायरेक्ट ऐसे करवा रहे हैं, हमें आप बेसिक से करवाइए। बच्चे बोलते भी नहीं, ठीक है। तो उस्ताद का भी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा वीडियो है जिसमें मैं देखता हूँ, हाँ जी, उर्दू कोर्स फॉर पटवारी एंड नायब तहसीलदार। क्या है भाई, इस कोर्स को ओपन करके देखिए। जब मैं देखता हूँ तो उसमें क्या है, उसमें डायरेक्ट ऐसे की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेटर की प्रैक्टिस चल रहा है, दरख्वास्त का प्रैक्टिस चल रहा है, पैसेजेस की प्रैक्टिस चल रही है। मैं कहा यार ठीक है, ये तो उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा थोड़ा आता है। लेकिन जब जिनको आता ही नहीं है और अच्छा पेपर पास कर सकते हैं और उन्होंने लग जाना है नायब तहसीलदार या पटवारी, वो लग सकते हैं, वो जीएस के पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इस बात में उनको उलझा के भाई हम आपको यहाँ से करवा देंगे, आप अपना पेपर पास करिए, और बाद में वहां से तो होगा नहीं। तो ये हुई ना एक धोखे वाली बात। इससे बेहतर है कि हमने ये सीरीज चलाया है कि जिसमें जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता, वो ग्राउंड जीरो से सीखना चाहता है, और वो मैक्सिमम हमारा जम्मू डिवीजन में यार मैं कहता हूँ लाखों बच्चा है, ठीक, लाखों बच्चा है जिसको उर्दू नहीं आता है जम्मू में। तो उनके लिए ये सीरीज हमने चलाई। जो भी शौक रखता है नौकरी पाने का, उर्दू सीखने का, वो बड़े आराम से पढ़ सकता है, सीख सकता है, ठीक। हवा में तीर मारने वाली बात नहीं करनी है भैया, हवा में तीर मारने वाली बात नहीं करनी है। प्रयास हमारे वो होने चाहिए जो आपको सिलेक्शन दे सके, ठीक है जी। ऐसे धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। आप 15 लेक्चर मेरे अटेंड कर दो और पाया कुछ भी नहीं, ठीक है, बात नहीं बनती। 15 लेक्चर मेरे आप अटेंड करो तो बाद में कुछ अगर आप पाओ, आपके अंदर कुछ बदलाव आया, तब मैं मानूंगा कि नहीं यार मेरा इफेक्टिव था, ठीक। मैं डायरेक्ट आपको ऐसे लगा दूं, मैं इधर जैसे लिखूंगा वैसे ही देख देख के नक्शे तो आप उतार दोगे, लेकिन पता नहीं है कि जीम कौन सा है, कौन सा ये, कौन सा जे, कौन सा, ये पता नहीं है। एक के अंदर क्या क्या लगा, समाजी मसला, बस सड़े ये मिटा दिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि नक्शे उतारवाते हैं। मेरे पास इधर से स्टूडेंट पढ़ के गया, ऑफलाइन क्लास लेके गया, ठीक, कहता भाई मेरे पटवारी लास्ट टाइम जो पटवारी का रिक्रूटमेंट हुआ था, इससे पहले का पटवारी का रिक्रूटमेंट हुआ था, कहता भाई मेरा उसके अंदर तो बहुत बढ़िया स्कोर था यार, मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन मैं उर्दू से फेल हो गया। मैंने कहा तूने पढ़ा कैसे था, कैसे मेहनत किया था तू? बोला मेरे को, मैं जिसके वहां पढ़ने गया था उसने मेरे को सिलेबस देखा, भाई क्या सिलेबस है? हाँ जी सिलेबस में एस्से है, एप्लीकेशन है, ट्रांसलेशन है जी, और पैसेजेस हैं, ठीक है जी। रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन है, 100 नंबर का पेपर है जी। बोला भाई ठीक है जी आपको ऐसे लिखाते हैं। बंदे ने मेरे को 10 ऐसे लगाए, मैं वही नक्शे उतारता गया, वैसे ही लिखता गया, ठीक है, वो कॉपी करता गया मैं, मतलब कि बस ये देख के ये नक्शे बनाता गया। लेकिन मेरे को ये पता नहीं कि ये है क्या, मतलब कुछ अगर लफ्ज बना है तो ये कैसे बना वो कोई पता नहीं, ठीक। और पेपर में जब गया तो जुबानी मेरे से लिखा नहीं गया, तो बस वो पता ही नहीं था, तो इसलिए मैं फेल हो गया। इधर आया हमारे पास अभी इलेक्शन असिस्टेंट का उसका वो है, इधर आया, फिर उसने मेहनत की, उसने सीखा, इतनी मेहनत की उस बंदे ने कि मतलब उसने तकरीबन अच्छे से अब उर्दू सीख लिया, और मैं दावे से कह सकता हूँ उर्दू पास करेगा बढ़िया से, ठीक। यहाँ पे आया, इधर से उसको मैंने पढ़ाया, अभी ऐसे भी लिखवाए हैं, दरख्वास्तें भी लिखवाई हैं, अभी बातचीत हो। एक स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हमने जीरो से ऊपर के लिए पढ़ाया, और अच्छा खासा आप पढ़ना लिखना सीखे, और आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि नहीं यार अब हम फॉर्म भरने लायक हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि हवा में तीरबाजी करने की बात नहीं है, डायरेक्ट ऐसे एप्लीकेशन या जो सिलेबस है उसके ऊपर नहीं जाना है। हमारा सिलेबस ही यही है कि आपको पढ़ना और लिखना सिखाना है, बस यही हमारा सिलेबस। जब आपको पढ़ना लिखना आ जाएगा ना, तो फिर आप ऐसे भी खुद लिख लोगे, एप्लीकेशन भी खुद लोगे। एप्लीकेशन का सिर्फ एक पैटर्न बताना, फॉर्मेट बताना कि उर्दू एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, उर्दू दरख्वास्त कैसे लिखते हैं, खत का बताना, ठीक है, कि भाई फॉर्मल इनफॉर्मल खत कैसे लिखते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, वो आपको एक फॉर्मेट बता देना है, ठीक है। इससे कितना लिखना है, 150 वर्ड का, 200, 250, 300 का, वो आप खुद बना लोगे। आपको पढ़ना और लिखना, सिलेबस ही उर्दू पढ़ना और लिखना है, रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन ही पढ़ना है, वो है सिलेबस है। क्या इससे क्या एप्लीकेशन, क्या कुछ भी नहीं। जब तक आपको पढ़ना नहीं आता तब तक आपके लिए कुछ भी नहीं है, बस, ठीक है जी। और अगर पढ़ना लिखना आ जाए तो फिर ये सिलेबस यही है कि आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, और वो आप अपने आराम से कर सकते हो। तो ऐसे जो हम लिखाएंगे, इसमें जैसे स्ट्रेटजी की बात चल रही है कि हम करेंगे क्या, जब हम पढ़ना लिखना सीख लेंगे तो फिर ऐसे लिखाऊंगा मैं आपको, जैसे कौन कौन से ऐसे हम करेंगे। सोशल इशू के ऊपर जो ऐसे हैं यही होता है इसके अंदर, और इसी में से आ जाता है। जे एक समाजी मसला जैसे आ गया, बढ़ती आबादी आ गया,
ठीक है। ऐसे तो ऐसे कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई करंट टॉपिक ही उठा के फेंक दे, 4-5 होंगे, उनमें से आपको एक करना है, ठीक है। तो लेकिन जो हम करेंगे फिलहाल, जिनके ऊपर मेरे को उम्मीद है कि यहाँ से फंसता है, तो जैसे बढ़ती आबादी, झेज एक समाजी मसला, साइनस के फायदे और नुकसान, ठीक है, साइंस के फायदे और नुकसान, ठीक है जी। फिर स्पेशली कंप्यूटर, कंप्यूटर की अहमियत, आज का कंप्यूटर का दौर चल रहा है ना, तो कभी कभार इसके ऊपर भी आ जाता है। झेज एक समाजी मसला, बढ़ती हुई आबादी। उसके बाद अगर आप देखें औरतों की तालीम, या तो औरतों की तालीम, या तो ते ए लाम ये मीम, या तो तालीम नस्वान, ठीक है, या तो ये, ठीक है जी। इसके अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो मीम अलफ मा, अच्छा नहीं बना, छोड़ो इसको। मीम अलफ मा है वाव लाम ये अलविया ते छुटिए, माहौलियाती आलूदगी, ठीक है। माहौलियाती आलूदगी के ऊपर मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसके अंदर पानी का गंदगी, मिट्टी का गंदगी सारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो जंगलात के फायदे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कौन सा इससे जरूरी है जो करवाने हैं, उसके बाद अगर जरूरी ऐसे देखें हम तो हाँ, ये 370 के ऊपर भी ऐसे आ सकता है, आर्टिकल 370 इसके ऊपर ऐसे आ सकता है। ये बहुत जरूरी बात है, कुछ भी हो सकता है इस पे, ठीक है। उसके बाद बाकी ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंजेस हो रही है, इस इशू के ऊपर तो ये माहौलियाती आलूदगी के ऊपर हमने बात कर दी। उसके बाद फिर और किस चीज के ऊपर ऐसे आ सकता है, इसके बाद हाँ कोरोना, ठीक। तो कोविड-19 जो है ना, कोविड-19 जो है ना, कोविड-19 के ऊपर भी ऐसे आ सकता है, COVID-19 इसके ऊपर भी ऐसे आ सकता है, ठीक है भैया। कोविड-19 के ऊपर भी ऐसे आ सकता है। तो ये कुछ जरूरी ऐसे हैं जो हम करेंगे, ठीक। बढ़ती आबादी भी एक इशू है हमारे यहाँ, जहेज डोरी सिस्टम भी एक बहुत बड़ी समाजी लानत है। साइंस के फायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, ये भी हमें जरूरी है। कंप्यूटर का दौर जैसा कि आप जानते हैं आजकल चलता है, तो कंप्यूटर की अहमियत क्या है। तालीम नस्वां, औरतों की तालीम जो है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, बहुत जरूरी है ये। माहौलियाती आलूदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जंगलात के फायदे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 370 बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोविड-19 बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम एक और चीज देखें, एक ऐसे ये भी बन सकता है, धुएं के नुकसानात, धुएं के नुकसानात क्या क्या है, ये भी ऐसे बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें धुएं के नुकसानात के बाद, तो
फिलहाल इतना हिस्सा बहुत है। और वैसे भी एक बात बताऊं ना, मैंने एक चीज बताई आपको कि ये थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस आपका बन जाएगा इससे, और क्या होगा, थोड़ा लिखने का एक तरीका आ जाएगा। अदरवाइज ऐसे का कोई तुक्का नहीं मार सकता कि क्या आ सकता है। फिलहाल अगर ये इतने ऐसे हम करेंगे तो मे भी इसमें से कोई फंस सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जिन बंदों को करवाए थे ऐसे, उसमें से मैं 5 ऐसे आए थे, उनको जो मैंने लिखाए थे उसमें से 3 फंसे थे। ठीक, नायब तहसीलदार के पेपर में 3 ऐसे 5 आए थे, 5 में से मतलब 5 में से 1 करना था उनको, लेकिन 5 में 3 वैसे थे जो हमने किए हुए थे, तो उन बच्चों ने आराम से जो है ऐसे किया था। 5-6 नायब तहसीलदार लगे हुए हैं उस बैच के हमारे, जो मेरे पास उर्दू पढ़ रहे थे ना, उर्दू में कोई भी फेल नहीं हुआ था। इतना मुझे खुशी है इस बात का कि उन लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा था। ग्राउंड जीरो से हमने ऊपर के लिए चले थे और आज वक्त वो गेस्टेड पोस्ट पे बैठे हैं। ठीक, उनको बहुत बहुत मुबारक। और हमें भी बहुत खुशी हुई थी कि उन लोगों ने सीखा, ये उन लोगों की मेहनत का प्रयास था। हम तो सिर्फ बता सकते हैं भैया कितना मेहनत करना है, वो आपके अपने हाथ में है। ठीक है, अब एक ये हो गया ऐसे। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो ऐसे के बाद हम लिखेंगे खतूत नगारी। खतूत नगारी में क्या करेंगे हम? खतूत नगारी में हम क्या करेंगे, इसमें आपको अलग अलग किस्म के खत लिखना शुरू करेंगे। जैसे दोस्त को खत, खुशी का भी हो सकता है और दुख का भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वालद को खत, किसी भी बात का हो सकता है, पैसे मंगवाने का या कोई मुबारक देने का या अपनी कोई बात सुनाने का कि मैं एग्जाम में पास हो गया, जो भी है, वालद को खत। उसके बाद उस्ताद को खत, उस्ताद को खत लिख सकते हैं हम। उस्ताद को किस लिए कि भाई मैं कामयाब हो गया, ठीक है, या मेरी शादी है, अपने उस्ताद को, मोहतरम उस्ताद को आप बुलाना चाहते हैं शादी में, या कोई आपके घर पे पार्टी है, जो भी है, उस्ताद को खत। उसके बाद आ जाते हैं कारोबारी खत भी होते हैं। कारोबारी खत होते हैं बिजनेस के रिलेटेड। उसमें कारोबारी खतूत में क्या आएगा? कारोबारी खतूत में आएगा, जैसे मान के चलो आप जम्मू में बैठे हैं, कोई दुकान है आपका, बुक सेलर हो आप, तो आपने जब दिल्ली में इधर से खत भेजना और साथ में फहरिस्त लिख देनी है, खत भेजना है, खत और फिर फहरिस्त लिखनी है उस पर कि क्या क्या चीज़ें मंगानी है, तो एक खत वो भी हो सकता है। ये कुछ खतों की प्रैक्टिस करेंगे हम। उसके बाद हम दरख्वास्तें लिखेंगे। दरख्वास्त जो है ये किसी को भी हो सकती है। दरख्वास्त डीसी को लिखने के लिए हो सकती है, तहसीलदार को दरख्वास्त हो सकती है, म्युनिसिपल कमिश्नर को दरख्वास्त हो सकती है, ठीक है, या स्कूल में छुट्टी की दरख्वास्त हो सकती है, डिपार्टमेंट में छुट्टी की दरख्वास्त हो सकती है, किसी अफसर को, किसी को भी दरख्वास्त हो सकती है। तो ये हम दरख्वास्तें सीखेंगे। उसके बाद फिर हम क्या सीखेंगे? पैसेज, ठीक है। इक्तबास के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा ट्रांसलेशन, ठीक है। क्या सिखाएंगे? ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है। ये नंबर है आपके जेब में, ये वाले जो इधर है ना, ये सीधे सीधे नंबर है, ठीक है। एक दफा ये इसके अंदर इस पैसेज में ना, इस पैसेज में 20 मार्क्स हैं भैया। ये तो आपके जेब में सीधे सीधे ना, पैसेज को पढ़ना है, नीचे क्वेश्चन निकालने हैं बस, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या सिखाएंगे आपको? इन सब चीजों को लिखना, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है आपने। लेकिन अब मुझे आप लोग ही बताओ, ये सारी चीजें कब हो सकती हैं भाई? तब हो सकती हैं जब आप लोगों को ना बेसिक आएगा, जब आपको हिज्जा करना आएगा, जब आपको पहचान होगी अक्षरों की, तभी हो पाएगा। या ऐसे अब देखो, जैसे ये खतूत मैंने लिखा, खे तोए वाओ तोए खतूत, नून गाफल अबगार रे छुटियरी नगारी।
जब आपको ये नून का छोटा हिस्सा, ये गाफ का छोटा हिस्सा, इसके साथ ये अलिफ, इधर ये खे का पता नहीं होगा, तोय का पता नहीं होगा, वाव कैसे पढ़ पाओगे इसको खतूत नगारी? नहीं हो सकता। ठीक, इसलिए हमारी कोशिश है कि बेसिक से एडवांस इस बैच को लेके जाएं, और ये बैच सिलेक्शन के लिए, मतलब कि मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग सिलेक्शन लें। ठीक, उर्दू से कोई फेल ना हो, उर्दू से कोई फेल ना हो, इसलिए आप लोग इस पे तवज्जो देंगे, ध्यान देंगे। और बाकी यार फिर कुछ लक फैक्टर भी होते हैं कई जगहों। अगर गवर्नमेंट का राशन लिखा होगा ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, तो आपसे कोई छीन भी नहीं सकता। ठीक है, और नहीं लिखा होगा तो हमारे सारे प्रयास तब फेल हो जाते हैं, ऐसा हमने देखा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सबसे बड़ी चीज़ कर्म को मानता हूँ। ठीक है, हम अपने कर्म करते जाएंगे, फल जरूर मिलेगा। देर है देर नहीं है, सीख जाओगे ना तो जरूर काम देगा। और मैं उम्मीद रखूंगा कि अगर आप लोग जीएस के पेपर में अच्छा करते हैं ना, तो प्लीज़ उर्दू से कोई भी फेल नहीं होना। अच्छा नहीं लगेगा, ना हमें अच्छा लगेगा, ना आपको ही अच्छा लगेगा। डायरेक्टली अगर आप लोग मेरे से नहीं मिल सकते, नहीं पढ़ने आ सकते, नहीं टाइम निकाल सकते स्पार्क इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये ऑनलाइन सीरीज शुरू है, इसको आप ले लीजिए और इसको पढ़ने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा शेयर करो इस चीज़ को, अपने सारे दोस्त के शेयर करो, लाइक करो, और जहाँ पे ठीक नहीं लगता, आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं भाई इधर ठीक नहीं है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास था हमारा स्ट्रेटजी प्लान कि हम कैसे चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, क्या क्या करेंगे, कैसे। ठीक है, तो अभी क्या बताया मैंने कि पहले बेसिक अक्षर, फिर दो चश्मी अक्षर, फिर हरफों का जोड़, फिर जबर जेरी पेशू, फिर तस्दीद, ये सारी मात्राएं ओके करके उसके बाद दूसरी की उर्दू पढ़ेंगे, तीसरी की उर्दू पढ़ेंगे, पांचवी की उर्दू पढ़ाऊंगा, फिफ्थ की उर्दू में जब लेवल थोड़ा ठीक हो जाएगा तो उसके बाद जब आपका पढ़ना लिखना थोड़ा ठीक आ जाएगा तो फिर लेके चले जाऊंगा आपको ऐसे पे, फिर दरख्वास्तें भी लिखाऊंगा, इस्तबास भी कराऊंगा, पैसेज भी कराऊंगा, खत भी कराऊंगा, और तब तक आप क्या हो जाओगे, तब तक आप क्या हो जाओगे भैया, एकदम मिस्टर परफेक्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें उर्दू का पेपर सिर्फ पास करना है, हमें 40 मार्क्स लेने, पढ़ना और लिखना सीखना किसी भी तरीके से। ठीक है, उसके अलावा जो रेवेन्यू की टर्में हैं, डिपार्टमेंटली जो बातें होंगी, तो वो डिपार्टमेंट का अपना हिसाब रहता है, वहाँ पे क्या सिखाते हैं। लेकिन पहले नंबर पे हमको जो है, हमको क्या करना है भैया, हमको सबसे पहले मारना है एंट्री। क्या मारना है हमें,